साल था 1602। ये वो वक्त था जब एम्स्टर्डम शहर अपने आप को एक नए रूप में देख रहा था। एम्स्टर्डम शहर में कुछ ऐसा हो रहा था जो आगे जाके दुनिया बदल देने वाला था। शहर के हर कोने में एक नई ऊर्जा थी। लोग नए नए आइडियाज और सोच के साथ आगे बढ़ रहे थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी से आने वाला पैसा देखकर लोगों के सपने भी बड़े होने लगे थे। ये कंपनी अपने बड़े बड़े जहाजों के साथ दूर दूर देशों तक जाती थी और नए नए बाजारों में अपना माल बेचती थी। बहुत सारे लोग यूएस कंपनी का हिस्सा खरीदने और बेचने के लिए इकट्ठा होने लगे। लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के नए तरीके ढूंढ रहे थे और ये एक नया और एक्साइटिंग आइडिया था। दोस्तों, ये थी एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत, दुनिया का पहला शेयर मार्केट। ये एक ऐसी जगह थी जहां लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते थे और नए नए बिजनेस वेंचर्स में हिस्सा ले सकते थे। पहले किसी से भी ट्रेड करना मतलब था यूज पर्सनली जान पहचान होना। आपको पता होता था कि आप किससे क्या खरीद रहे हैं और कितना रिस्क है। ये एक पर्सनल और ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम था। आपको पता होता था कि आप किससे क्या खरीद रहे हैं और कितना रिस्क है। लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से यह सब बदल गया। अब लोगों को एक दूसरे पर ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि सिस्टम पर ट्रस्ट करना था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपने बड़े बड़े जहाजों के साथ दूर दूर देशों तक जाती थी। यह जहाज नए नए देशों से माल लेकर आते थे और एम्स्टर्डम के बाजारों में बेचते थे। उस बहुत पैसे की जरूरत थी। उतना पैसा कोई एक आदमी नहीं दे सकता था। इसलिए लोगों ने मिलकर इन्वेस्ट करना शुरू किया। हर एक इंसान अपने हिस्से का पैसा लगाता था और उसके बदले में यूएस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा मिलता था। तो शेयर्स का आइडिया आया। ये एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था जिसमें कंपनी का ओनरशिप छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया। इससे लोगों को कंपनी में इन्वेस्ट करने का मौका मिला। कंपनी का ओनरशिप छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर यानी शेयर्स में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर सकते थे। इससे कंपनी को भी जरूरी फंड्स मिलते थे और लोगों को भी प्रॉफिट का हिस्सा मिलता था। इससे रिस्क और प्रॉफिट दोनों में सबका हिस्सा होता था। अगर कंपनी प्रॉफिट करती थी तो सबको प्रॉफिट मिलता था और अगर लॉस होता था तो सबको लॉस होता था। यह एक फेयर सिस्टम था जिसमें सबका फायदा था। यह आइडिया नई दुनिया देखने की चाह और पैसा कमाने की चाहत से आया था। लोग नए नए देशों में जाने के सपने देखते थे और वहां से माल लेकर आने का सोचते थे। इससे उन्हें प्रॉफिट मिलता था और नए नए अपॉर्चुनिटीज मिलती थी। और इसी आइडिया ने आज के ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की नींव रख दी। आज हम जो स्टॉक मार्केट्स देखते हैं उनकी शुरुआत यहीं से हुई थी। यह एक ऐसा सिस्टम था जिसमें लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते थे और नए नए बिजनेस वेंचर्स में हिस्सा ले सकते थे। एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज एकदम हैपनिंग जगह बन गया जहां यूरोप के हर कोने से ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स आते थे। ये एक ऐसी जगह थी जहां लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के नए नए तरीके ढूंढते थे और नए नए बिजनेस वेंचर्स में हिस्सा लेते थे। ये एक चाओटिक जगह थी, एनर्जी से भरा हुआ, और ये दिखा रहा था कि इंसान क्या कुछ कर सकता है अगर वो चाहे तो। ये एक ऐसी जगह थी जहां सपने सच होते थे और नए नए आइडियाज को जन्म मिलता था। जैसे जैसे ग्लोबल ट्रेड वेस्ट की तरफ बढ़ता गया, वैसे वैसे फाइनेंशियल वर्ल्ड का सेंटर भी बदलने लगा। लंदन के बीचों बीच एक नई ताकत उभर रही थी, लंदन स्टॉक एक्सचेंज या एलएसई। ऑफिशियली 1801 में शुरू हुआ, एलएसई बहुत जल्दी फेमस हो गया। ब्रिटिश एम्पायर की पेसन की वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अपने नई नई इन्वेंशंस और पेसन की भूख के साथ लंदन को फाइनेंशियल पावर हाउस बना दिया। कंपनीज को फैक्ट्रीज बनाने के लिए, सामान खरीदने के लिए और अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत थी। स्टॉक मार्केट ने उन्हें यह पैसा जुटाने का एक जरिया दिया, पब्लिक को शेयर्स बेचकर। इन्वेस्टर्स जो इन कंपनीज के प्रॉफिट में हिस्सा चाहते थे, उन्होंने मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर दिया, जिससे इकोनॉमी में बहुत तेजी से ग्रोथ आया। एलएसई ब्रिटिश का दिमाग और फाइनेंशियल पावर का प्रतीक बन गया, जहां दुनिया भर से होशियार लोग और एम्बिशियस एंटरप्रेन्योर्स आते थे। लेकिन इतनी तेजी से ग्रोथ के साथ कुछ परेशानियां भी थी। स्टॉक मार्केट जहां इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक शक्तिशाली इंजन था, वहीं वो स्पेकुलेशन और इंस्टेबिलिटी का कारण भी बन सकता था। बबल्स बनते थे और फूटते थे, जिससे इन्वेस्टर्स का सब कुछ डूब जाता था और फाइनेंशियल सिस्टम हिल जाता था। अटलांटिक के उस पार एक नया फाइनेंशियल जायंट जाग रहा था। न्यूयॉर्क सिटी अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन और बस्लिंग हार्बर के साथ एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में उभर रहा था। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या NYSE, जो 1792 में शुरू हुआ था, तेजी से बढ़ रहा था, यूनाइटेड स्टेट्स की तेजी से हो रही इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण।
इस समय अमेरिका में नए नए उद्योग पनप रहे थे और NYSE इन उद्योगों के लिए कैपिटल जुटाने का एक प्रमुख स्रोत बन गया था। लोअर मैनहट्टन की सड़कें, खासकर वॉल स्ट्रीट, फाइनेंस, पावर और एम्बिशन का पर्याय बन गई। यहाँ पर ट्रेडर्स और ब्रोकर्स का जमावड़ा लगा रहता था और हर कोई अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार रहता था। NYSE अपने आइकॉनिक नियो क्लासिकल फसाड के साथ अमेरिकन ड्रीम का एक मॉन्यूमेंट बन गया, एक ऐसी जगह जहां पलक झपकते ही किस्मत बन सकती थी और बिगड़ सकती थी। यह बिल्डिंग न केवल आर्किटेक्चर का एक अद्भुत नमूना थी, बल्कि यह अमेरिका की इकोनॉमिक प्रोग्रेस का भी प्रतीक थी। 20th सेंचुरी ने यूनाइटेड स्टेट्स को एक ग्लोबल सुपर पावर के रूप में उभरते देखा और इसके साथ ही NYSE फाइनेंशियल फूड चेन के शीर्ष पर पहुंच गया। इस समय अमेरिका की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही थी और NYSE इसका केंद्र बिंदु था। फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर्स जो यूरोप के लिए विनाशकारी थे, उन्होंने US इकोनॉमी को अपेक्षाकृत अछूता छोड़ दिया और इसे दुनिया की अग्रणी आर्थिक शक्ति के रूप में और भी मजबूत कर दिया। इन युद्धों के दौरान अमेरिका ने अपने इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को और भी बढ़ाया। अमेरिकन कंपनीज जो इनोवेशन में सबसे आगे थीं, उन्होंने बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित किया, जिससे NYSE का विकास हुआ। इन कंपनीज ने नए नए प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज को विकसित किया, जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। ऑटोमोबाइल से लेकर एयरप्लेन्स तक, टेलीफोन से लेकर कंप्यूटर्स तक, अमेरिकन इंजेन्युइटी दुनिया को बदल रही थी और NYSE ने इस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के लिए ईंधन प्रदान किया। इस समय अमेरिका में इनोवेशन की एक लहर चल रही थी और NYSE इसका केंद्र था। हालांकि समृद्धि के इस दौर का अपना एक अंधेरा पक्ष भी था। तेजी से बढ़ती इकोनॉमी और बढ़ते स्टॉक प्राइसेस ने एक स्पेक्युलेटिव बबल को जन्म दिया जो कभी भी फूट सकता था। द रोरिंग 20s अपने अत्यधिक सट्टा और अत्यधिक उधार के साथ 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश में समाप्त हुआ, जिसने दुनिया को ग्रेट डिप्रेशन में धकेल दिया। इस क्रैश ने न केवल अमेरिका की इकोनॉमी को प्रभावित किया, बल्कि पूरी दुनिया को एक गहरे आर्थिक संकट में डाल दिया। 1929 का स्टॉक मार्केट क्रैश और उसके बाद का ग्रेट डिप्रेशन बेरोकटॉक पूंजीवाद से जुड़े अंतर्निहित जोखिमों की एक कठोर याद दिलाते हैं। ये एक ऐसा समय था जब वित्तीय बाजारों में अराजकता और अनिश्चितता का बोलबाला था। शेयर कीमतों में गिरावट ने किस्मत को मिटा दिया, बैंक दिवालिया हो गए, व्यवसाय बंद हो गए और लाखों लोग गरीबी में डूब गए। यह एक ऐसा समय था जब लोगों को अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष करना पड़ा और समाज के हर वर्ग ने इस संकट का सामना किया। ग्रेट डिप्रेशन की घटनाओं ने वित्तीय बाजारों के अधिक नियमन और निगरानी की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इसने यह स्पष्ट कर दिया कि बिना किसी नियंत्रण के पूंजीवाद के परिणाम कितने विनाशकारी हो सकते हैं। दुनिया भर की सरकारों ने भविष्य के संकटों को रोकने के उद्देश्य से नए कानूनों और नियमों को लागू करके इसका जवाब दिया। इन कानूनों का उद्देश्य वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना और निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। यूनाइटेड स्टेट्स में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन या SEC की स्थापना 1934 में निवेशकों की रक्षा करने, निष्पक्ष और व्यवस्थित बाजारों को बनाए रखने और पूंजी निर्माण को सुगम बनाने के लिए की गई थी। SEC का मिशन स्पष्ट था, शेयर बाजार में विश्वास बहाल करना और उन अतिरेक को दोहराने से रोकना जिसके कारण ग्रेट डिप्रेशन हुआ। SEC का मिशन स्पष्ट था, शेयर बाजार में विश्वास बहाल करना और उन अतिरेक को दोहराने से रोकना जिसके कारण ग्रेट डिप्रेशन हुआ। इसने सट्टा पर अंकुश लगाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और बाजार प्रतिभागियों को जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से नियमों को पेश किया। SEC ने यह सुनिश्चित किया कि निवेशकों को सही और पूरी जानकारी मिले ताकि वे सूचित निर्णय ले सकें। इसने सट्टा पर अंकुश लगाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और बाजार प्रतिभागियों को जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से नियमों को पेश किया। SEC ने यह सुनिश्चित किया कि निवेशकों को सही और पूरी जानकारी मिले ताकि वे सूचित निर्णय ले सकें। SEC जैसे नियामक निकायों की स्थापना ने शेयर बाजार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। इसने इस बात की पहचान का संकेत दिया कि जहां बाजार ने आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वहीं अगर इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो इसमें महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाने की भी क्षमता थी। SEC जैसे नियामक निकायों की स्थापना ने शेयर बाजार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। इसने इस बात की पहचान का संकेत दिया कि जहां बाजार ने आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वहीं अगर इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो इसमें महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाने की भी क्षमता थी।
इसने इस बात की पहचान का संकेत दिया कि जहां बाजार ने आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वहीं अगर इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो इसमें महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाने की भी क्षमता थी। वहीं अगर इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो इसमें महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाने की भी क्षमता थी। इस प्रकार ग्रेट डिप्रेशन ने हमें यह सिखाया कि वित्तीय बाजारों में संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है ताकि भविष्य में ऐसे संकटों से बचा जा सके।